नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कोरोना का संकट पूरी दुनिया में चालू है और इस संकट में कई समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। उसमें एक समस्या है रोजगार। जी हाँ, कई लोगों के रोजगार छूट गए हैं। कई युवा अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। आज उनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार की तलाश है और ऐसे में पशुपालन करना एक बेहतर विकल्प साबित होगा। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपको आज इस कार्यक्रम में बताएंगे पशुपालन से आत्मनिर्भरता। पशुपालन से आप कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने कई विशेष घोषणाएं की हैं, कई प्रकार की योजनाएं जो लागू की हैं वो है पशुपालन विभाग के लिए। उनके विभाग के जितने भी योजनाएं हैं, लाभ हैं, आप तक कैसे पहुँचे, आपको कैसे मिलें, ये आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अजय रामटेके जी को, जो कि उप संचालक हैं भोपाल में। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर। और किसान भाइयों को हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों से बातचीत करिए, बताएं उनको कि संक्रमण काल के इस दौरान में जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है, पैकेज दिए गए हैं, उसका लाभ पशुपालन विभाग को कैसे प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अंतर्गत जो पशुपालन विभाग का हिस्सा आया है वो लगभग 15,000 करोड़ का हिस्सा है। इस 15,000 करोड़ में हम पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देंगे और उससे संबंधित जो गतिविधियां या जो इससे संबंधित जो लोग स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मतलब ये विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए है जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ये योजनाएं विशेषकर उन्हीं को लाभ पहुंचाएंगी। तो हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि ये पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि क्या है, ये हमारे आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा करेगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं जी। किसान भाइयों, आत्मनिर्भर बनने के लिए जैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा मतलब भारत में कोई बाहर से कोई वस्तु नहीं आएगी और भारत के अंदर ही वो वस्तु का उपयोग होगा जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बाहर के प्रदेश से कोई सामान ना आए और पूरा सामान का उपयोग भारत मध्य प्रदेश के अंदर ही हो, वो आत्मनिर्भर है। एक गांव कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? गांव के अंदर की उपयोग या उत्पाद होने वाली वस्तुओं का खपत भी गांव में ही हो और गांव के लोगों का जो पैसा है वो गांव के ही अंदर रोटेट हो। इसको एक प्रकार से गांधीयन इकोनॉमिक्स की थ्योरी से भी अपन समानता मान सकते हैं कि गांव अपने आप में एक आत्मनिर्भर हो। तो ऐसे में हमारे पशुपालक भाई हैं, उनको किस प्रकार से सीधे लाभ मिलेगा और इस विकास निधि को वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत संक्रमण काल जो कोरोना का था उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय हमारे पशुपालन मंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई है उस घोषणा के अंतर्गत हम पशुपालन विभाग में 15,000 करोड़ का जो पैकेज है उसके माध्यम से पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि का निर्माण किया गया है। पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत हम बहुत सारी योजनाओं को, मतलब कई तरह के पैकेज उसमें शामिल हैं। कई तरह के पैकेज हैं। तो इसमें पशुपालन के लिए नाबार्ड और एमएसएमई के माध्यम से कोई प्रावधान है? जी, नाबार्ड का बिल्कुल अलग है। उनको नाबार्ड के अंदर हमने 750 करोड़ का जो है क्रेडिट गारंटी 750 करोड़ का 10 साल के लिए 75 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के नाम से उनको दिया हुआ है। ये हमें सपोर्ट करेंगे। ये इनका जो सपोर्ट है हमें दो प्रकार से मिलेगा। एक है डीडीएस के माध्यम से, डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंटल स्कीम, इसके माध्यम से हमें सपोर्ट मिलेगा और दूसरा सपोर्ट मिलेगा डीआईडीएफ जो है डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके माध्यम से हमें नाबार्ड के माध्यम से सपोर्ट मिलेगा। सीधे हमारे पशुपालक भाइयों को बिल्कुल मिलेगा? सीधे इसमें नाबार्ड की स्कीम के अंतर्गत, नाबार्ड की योजना के अंतर्गत जो लाभ है हमें हमारे सीधे पशुपालकों को लाभ मिलेगा। साथ में एक 56,000 करोड़ का जो एमएसएमई है, एमएसएमई का बहुत बड़ा विस्तृत दायरा है। उस दायरे में एक छोटा सा कंपोनेंट भी हमारा पशुपालन विभाग का है। एमएसएमई के माध्यम से 56,000 करोड़ के माध्यम से यदि कोई एमएसएमई है, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्रेन्योर है, वो यदि लाभ लेना चाहते हैं
तो वो पशुपालन की गतिविधियों से भी एमएसएमई के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो जो अपना शुरू करना चाहते हैं अभी से, तो वो भी इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसमें जैसे माइक्रो और स्मॉल है जी, इसके अंतर्गत 10% की पूंजी उनको स्वयं लगानी पड़ेगी, बाकी 90% का उसको अनुदान मिलेगा। और जो मीडियम है, उस मीडियम वालों को 15% की पूंजी उनको स्वयं लगानी है और बाकी का ऋण जो है वो एमएसएमई के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और सामान्य जो किसान है उनको 25% की पूंजी लगानी पड़ेगी, शेष राशि 75% की राशि उनको लोन के माध्यम से, बैंक के माध्यम से मिलेगी। तो इसमें वो कहाँ पर इसको संपर्क कर सकते हैं सीधे? देखिए, एमएसएमई सारी चीजें जानकारी एकत्रित करने के लिए उनको सीधे संपर्क सूत्र मिलते हैं या कोई वेबसाइट है ऐसा कुछ? एमएसएमई की तो वेबसाइट भी है, भारत सरकार के पोर्टल पे भी है, एमएसएमई के पोर्टल पे भी ये जानकारी उनके पास उपलब्ध है। जो भी युवा उद्यम के अंतर्गत जुड़ना चाहते हैं तो वो एमएसएमई के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, नाबार्ड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उनको नाबार्ड के माध्यम से नाबार्ड की जो वेबसाइट है उनसे संपर्क करके अपने प्रपोजल बैंक में सबमिट कर सकते हैं। तो ये अभी शुरुआत हो चुकी है इन सब चीज़ों? बिल्कुल, ये सारी शुरुआत हो चुकी है। और जो पशुपालन विभाग की अलग से जो 15,000 करोड़ का पैकेज है, जिसको हम लोग पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि कहते हैं, इसका नाम अंग्रेजी में तो कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और हिंदी में यदि कहें तो पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि है। इसके माध्यम से हम पशुपालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं। जी जी जी, किसान भाइयों, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जो अभी अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, जिनको रोजगार की तलाश है, जो युवा बेरोजगार हो गए, उनके लिए पशुपालन से आत्मनिर्भर बनने का बहुत ही अच्छा मौका आपके सामने है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी जानकारियां ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये होगा सर कि किसान क्रेडिट कार्ड तो बहुत ही प्रचलित है किसान भाइयों में, तो किसान क्रेडिट कार्ड भी आत्मनिर्भर भारत का घटक है और ये पशुपालन जो पशुपालक है उनके लिए कैसे लाभान्वित है? जी, इस समय हम लोग मध्य प्रदेश के पूरे भारत में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का एक मुहिम चला रहे हैं। हमने 1 जून से इसको प्रारंभ किया था, पूरा जून में कोशिश की, जुलाई में कोशिश कर रहे हैं। इसको हमने 31 अगस्त तक के बढ़ा दिया, और यदि हमारे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो इस अवधि को हम और अधिक बढ़ाएंगे और एक मुहिम, एक मिशन के रूप में इसको हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा हुआ है पूरे भारत में, करीब जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो हमारे 200 पूरे भारत में 230 मिल्क यूनियन है, उन यूनियन को जो दूध प्रदान करते हैं वो करीब 1 करोड़ 70 लाख के आसपास किसान होंगे। तो हमने ये लक्ष्य रखा हुआ है, या भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हम सबसे पहले चरण में इन 1.5 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख जो लोग हैं, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख लोगों का जो दूध उत्पादक हैं उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, या जिनके पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसको अपग्रेड करके उसमें डेयरी की योजना और फिशरीज की योजना को भी सम्मिलित करेंगे। पशुपालन गतिविधि कहीं ना कहीं पहले किसान क्रेडिट कार्ड में सम्मिलित नहीं थी, अब उसको हम शामिल करेंगे। साथ ही 1 करोड़ ऐसे किसान जो पशुपालक हैं लेकिन वो दुग्ध उत्पादक नहीं है, वो सीधे डेयरी की यूनियन से या दुग्ध के योजनाओं से जुड़े नहीं हैं, ऐसे 1 करोड़ किसानों का भी हम क्रेडिट कार्ड बनाएंगे। ऐसे पूरे भारत में हमारे पास 2.5 करोड़ का लक्ष्य है। 2.5 करोड़, जी, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए। किसान भाई, अभी हमारा कार्यक्रम जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी
किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। पुनः स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे पशुपालन से आत्मनिर्भरता के विषय पर और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम टेके। सर, हमें ये बताइए कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्या है? क्या ये भी इसके अंतर्गत आता है आत्मनिर्भरता के? बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि ये पशु पालन अधोसंरचना विकास निधि है, उसका ही एक घटक है। पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी एक उसका घटक है। और जो इनका जो विकास निधि है, संरचना की विकास निधि, पशुपालन विकास निधि जो है, उसके अंतर्गत लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसको मैं आपको बता दूं कि किसान उत्पादक संगठन जो FPO होते हैं, ये भी इसका लाभ ले सकते हैं। MSME के माध्यम से भी इसका लाभ लिया जा सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत जो भी कंपनी है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो भी इसका लाभ ले सकती हैं। और व्यक्तिगत उद्यमी, यदि कोई व्यक्तिगत उद्यमी है, वो भी इसका लाभ ले सकता है। और जो आपने जिस घटक का नाम लिया कि अभी सारे कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे, इस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। रोग नियंत्रण कार्यक्रम है जिसमें हम लोग FMD का टीका लगा रहे हैं जानवरों को। बिल्कुल, ये हमारा एक मुहिम चल रहा है जिसमें मुंह पका खुरपका, जिस बीमारी को खुरपका, हाँ जी, जिसको अंग्रेजी में FMD कहते हैं, इस FMD के टीके का हमारा व्यापक तौर से टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम 2 टीके लगाएंगे। इसमें एक ब्रुसेल्ला का भी टीका है। जो हमारा FMD का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, उसके पश्चात हम ब्रुसेल्ला के टीके का कार्यक्रम करेंगे। मतलब आत्मनिर्भर भारत पशुपालन में जो विशेष लाभ हमको मिलने वाले किसान भाइयों को, उसमें ये भी है कि पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कैसे किया जाए। बिल्कुल, देखिए, कोई भी किसी भी योजना का लाभ तब प्राप्त होगा जब हानि की मात्रा कम होगी। चूँकि बीमारी से पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हानि होती है। यदि कोई उद्यमी है और वो पशुपालन का काम कर रहा है और उसके पशुपालन की गतिविधि में जानवरों में यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उसको भारी नुकसान होता है। और इसको नुकसान को बचाने के लिए हम लोग नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक जानवर को निःशुल्क टीकाकरण कर रहे हैं। प्रत्येक जानवर को हम टैगिंग कर रहे हैं और टैगिंग के माध्यम से हम उनको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का नकुल कार्ड भी उपलब्ध करवा रहे हैं। नकुल कार्ड जी। तो हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे नकुल कार्ड अगर कुछ किसान भाई नहीं जानते हो तो उनको हम बताएंगे किस नकुल कार्ड में क्या क्या जानकारी समाहित होती है। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये टीकाकरण का जो कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ हमने 1 अगस्त 2020 को किया था और ये लगातार चलेगा, प्रत्येक दिन चलेगा। प्रत्येक दिन का हम टीकाकरण का जो संख्या है वो भारत सरकार को भेज रहे हैं जी। ये कार्यक्रम लगातार 15 सितंबर तक चलेगा और 15 सितंबर तक हमें मध्य प्रदेश के प्रत्येक गाँव के प्रत्येक जानवर का टीका लगाना है। जो मुंह पक्का प्रत्येक जानवर को टीका लगाना है 15 सितंबर तक। और ये सघन मुहिम चल रही है। इसके माध्यम से हम उनकी टैगिंग भी करेंगे और उनको वहाँ पे जगह पे
उनको नकुल कार्ड उपलब्ध करवाएंगे, जो पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र रहेगा, टीकाकरण का उसके अंतर्गत पूरा रिकॉर्ड रहेगा और उसका जो टैग जो रहेगा उसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसे वो कहते हैं जानवर का बिल्ला नंबर लगाना। होगा। बिल्कुल बिल्ला तो लगाना। किसान भाई, आप अपने पशुओं को बिल्ला भी लगवा सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर वो कैसे लगता है, कुछ उसमें विशेष जानकारी होती है उस बिल्ले में? हाँ, वो एक जानकारी होती है। एक इनाप प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसके माध्यम से हम उत्पादक जानवरों की एक श्रृंखला बना रहे हैं, जिसकी संख्या हम लोग दर्ज कर रहे हैं। और उस जानवर को कब कब टीका लगाना है और कब कब उनका उत्पाद हो रहा है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड हमारे तो पास एक तरह से वो आई कार्ड हो जाएगा, एक प्रकार से आधार कार्ड मान के चल सकते हैं। आधार कार्ड के प्रकार का है, आधार कार्ड नहीं कह सकते उसको, लेकिन आधार कार्ड जैसे ही उसकी जानकारी हम संधारित कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे किसान भाई जान के ही खुश होंगे कि जिस तरह से हर व्यक्ति का अपना एक आधार कार्ड होता है, तो पशुओं के लिए भी एक आधार कार्ड जैसा ही एक बिल्ला होगा, जो उनकी पूरी जानकारी उनके गले में उनको दिखाई देगी कि ये किस प्रकार का पशु है। नकुल कार्ड क्या है ये भी आपने जाना। अगला हम ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम क्या है, ये भी हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि इसमें ये कब से कब तक लागू होता है। देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है, जिसके अंतर्गत पशु पालन अधोसंरचना विकास निधि के मार्फत हम लोग को सहायता उपलब्ध कराएगी, इसी का एक घटक है जिसको हम लोग नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जी, कृत्रिम गर्भाधान का काम है। और ये कार्यक्रम हमारा आज से 1 अगस्त से हमने प्रारंभ किया है, 2020 से, और ये लगातार 2021 तक चलेगा। 1 अगस्त 2020 से, हाँ, ये मई 2021 तक लगातार चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग उन जानवरों का जो गर्मी पे आ जाते हैं उनका कृत्रिम गर्भाधान करेंगे, और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम अपने जो उत्पाद है या जो संतति है, जो प्रोजनी है, वो उसकी उन्नत किस्म की प्रोजनी इसमें तैयार करेंगे। जी जी जी, मतलब ये राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान ये भी बहुत मुख्य रूप से इस आत्मनिर्भर जो पशुपालक बनने जा रहे हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो पैकेज है, जो हमारे विभाग का पैकेज है, इसके अंतर्गत जो इसका उद्देश्य है, कहीं न कहीं इसका उद्देश्य दूध का उत्पादन बढ़ाना है। जी जी। दूध उत्पादन बढ़ाने के बाद हम उसकी कहीं न कहीं प्रोसेसिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार ये होता है कि जो हमारा दूध है या दूध का उत्पाद है वो असंगठित क्षेत्र में प्रवाहित हो जाता है, असंगठित क्षेत्र, जी, और संगठित क्षेत्र में वो आ नहीं पाता। तो उसकी कोशिश की जा रही है कि ये संगठित क्षेत्र में आए, उसका प्रसंस्करण हो। ऐसी मतलब इसी घटक के हिसाब से हम मांस का उत्पादन का कर रहे हैं कि मांस के उत्पादक तो बहुत हैं, लेकिन वो उत्पादक जो है वो असंगठित क्षेत्रों में हैं। लेकिन हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो संगठित क्षेत्र में उत्पादन करें और फिर उनका प्रसंस्करण हो करके उसका कहीं न कहीं हम उसको निर्यात करें। निर्यात करेंगे तो हमारा राजस्व बढ़ेगा। तो हमारा ये कदम जो है दूध और दूध के उत्पाद का निर्यात, मांस और मांस के उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है। किसान भाइयों, एक से एक अच्छी जानकारी आपके लिए पशुपालन से आत्मनिर्भर बनने के लिए एक और जानकारी हम आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कौन सी हितग्राही योजनाएं लागू की हैं जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाली हैं, खासकर हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, और ऐसी संकट में वो किस प्रकार इन योजनाओं से लाभ ले सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की दूध, मांस और अंडा के ऊपर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। दूध, मांस और अंडे के ऊपर, जी, ठीक। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग की गतिविधि है आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना। आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना, जिसमें जानवर जो हैं वो 10 लाख तक का मतलब 10 लाख तक की डेयरी का काम कर सकता है। 10 जानवर से भी डेयरी का प्रारंभ कर सकता है। दूसरी हमारी 10 दिन एक बकरी पालन योजना है, बकरी के हिसाब से भी कर सकता है। और फिर बैकयार्ड पोल्ट्री के माध्यम से कुक्कुट का भी काम कर सकता है। जी जी, कुक्कुट का, जी, मतलब बकरी है और कुक्कुट है, और कौन सी होगी? 2-3 योजनाएं जो हमारे किसान भाइयों शुकर पालन भी है, और अभी हम लोग मत्स्य पालन भी आता है। मत्स्य पालन हमारे विभाग का काम नहीं है। मत्स्य पालन के लिए सरकार के मध्य प्रदेश सरकार में अलग से एक विभाग है, मछली पालन विभाग, जो ये काम करता है। जी, तो हमारे पशुपालक भाई ये भी जानना चाहते हैं कि उनके जो ये पशुपालन विभाग आता है उसमें और कौन कौन से काम है जो अपने पशुपालकों के लिए वो रोज़मर्रा में कर सकते हैं, जिससे वो इस योजना से लाभ भी लें, रोजगार भी कमाएं और स्वस्थ भी रहे पशु। पशुपालन विभाग के अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे नंदीशाला योजना है। नंदीशाला जैसे मैंने कृत्रिम गर्भाधान का काम
बताया आपको, नंदीसाला योजना और समुन्नत योजना। ये नंदीसाला के अंतर्गत हम गौवंशी सांड प्रदान करते हैं। नंदीशाला योजना के अंतर्गत गौवंशी सांड गांव में प्रदान करते हैं, जो नेचुरल ब्रीडिंग करता है और उनकी जो संतति है उसको उन्नत प्रकार की संतति उत्पन्न करता है। अच्छा। और समुन्नत योजना के अंतर्गत मुर्रा पाड़ा जो है उनको हम गांव में सप्लाई करते हैं। मुर्रा पाड़ा, मुर्रा पाड़ा जो मुर्रा सांड होते हैं वो है, ठीक है। अल्टीमेटली जो भारत सरकार की योजना है या मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उसका जो लाभ, उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम ये है कि जो उत्पादक है, हमारे दूध उत्पादक है, मांस उत्पादक है या अंडा उत्पादक है, उनको उनकी सही कीमत मिले, ठीक है। और जो हमारी बढ़ती आबादी है उसका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूर्ण हो, कहीं ना कहीं कुपोषण से हम लोग निजात पाएं और रोजगार के माध्यम से रोजगार सृजित करें और कहीं ना कहीं उद्यमिता का विकास करें। बिल्कुल, ठीक है। और जो दूध है या मांस है या अंडा है, इनका उत्पादन बढ़ाएं, इसका उत्पाद का प्रसंस्करण करें और कहीं ना कहीं अंततः हम इनका निर्यात करने की स्थिति में आ जाएं। तो ये हमारा अल्टीमेट उपलब्धि है। किसान भाइयों, आज हम जानकारी ले रहे थे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अजय रामटेके जी से, और आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। पुनः आपसे भेंट होगी एक नए विषय पर, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।